हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस में लिख देता हूँ, डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे पहले। अगेन इसको भी अपन एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और एग्जांपल के सॉल्व करते करते हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल शुरू करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से जो कि एक फोर्स है, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ से, और इस एफ को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमने फोर्स कंसिडर करी है, ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। यदि उन 7 जो हमने लिस्ट बनाई थी, उन 7 में से कोई मैच हो रही होगी डायरेक्टली, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। यदि उन सब का मिक्सचर होगा तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, राइट। वो जो टेबल मैंने बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो हम मास तो मास ही हो गया, राइट। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि अपन ने उस 7 लिस्ट में देखी नहीं, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, राइट। तो डिराइव्ड और फंडामेंटल मिलके एक नई क्वांटिटी बना रही है, क्लियर। तो ये जो फोर्स होगा दिस विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको भी मैं मास लिख लेता हूँ, ठीक है। अब फिर से सोचते हैं, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। टाइम भी है। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एक टाइम ऑलरेडी था तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया, क्लियर। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम, टाइम को ऊपर ले जाते हैं। सो हो गया मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम की पावर -2, क्लियर है। अभी जो मास है, ये मास किसी भी यूनिट में हो सकता था। ये सेंटीमीटर में, सॉरी ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, टन में हो सकता है, क्विंटल में हो सकता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है, राइट। सिमिलरली टाइम सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मिली सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, क्लियर। तो ये तो किसी भी क्वांटिटीज में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में हो सकते थे, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको उन सारी सिस्टम ऑफ यूनिट से कोई लेना देना नहीं। हम इनका एक स्टैंडर्ड नोटेशंस बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेशंस बना लेते हैं कि जब भी मास आएगा तो मैं उसको कैपिटल एम लिख दूंगा, ठीक है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ से रिलेटेड हो गया, राइट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, मैं उसको एल लिख लूंगा। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, एम स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है। और जब भी टाइम आएगा उसको मैं कैपिटल टी लिख लूंगा, ठीक है। और उसकी पावर में -2 लगा दूं, क्लियर। इसकी पावर में 1 लगा सकता हूँ, ये भी 1 हो गया, क्लियर। तो अब ये जो m है, इस m की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते थे, सेंटीमीटर, बेसिकली केजी और ग्राम, राइट, और एनी अदर वैल्यू। तो ये यूनिट के बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। हम जब भी मास आएगा तो m लिख देंगे, हम नहीं सोचेंगे कौन सी यूनिट में दिया हुआ है। जब भी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ या डिस्टेंस आएगी तो हम l लिख देंगे, ये नहीं सोचेंगे कौन सी यूनिट में दिया हुआ है। सिमिलरली टाइम आएगा तो टाइम को हम कैपिटल टी लिख देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कौन सी यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। इससे ज्यादा हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनके स्टैंडर्ड नोटेशंस हो गए। मैं और नोटेशंस इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कि मास को हम हमेशा, इसका नोटेशन जो होगा वो कैपिटल एम होगा, लेंथ का नोटेशन होगा कैपिटल एल, टाइम का नोटेशन होगा कैपिटल टी, टेम्परेचर का जो नोटेशन होगा वो होगा थीटा, ठीक है। थीटा से हम टेम्परेचर के नोटेशन को डिनोट करेंगे, क्लियर है। टेम्परेचर के बाद हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो
तो इसका जो नोटेशन होगा वो होगा सी डी। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो इसका नोटेशन ए भी होता है या कैपिटल आई भी होता है, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सी डी है, कैंडल, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया। कितनी क्वांटिटीज हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज? 1 2 3 4 5 6। एक और बच रहा है, कौन सा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए हम लिखेंगे एमओएल, मोल, क्लियर है। तो ये अब से अब नोटेशन हो गए हमारे, कौन सी यूनिट में उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम बस नोटेशन हमेशा ही लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फिजिकल क्वांटिटी को इसके बेसिकली नोटेशन में लिख दिया, क्लियर। ये जो टर्म दिख रहा है दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखी थी शुरू में, यहाँ पर वो फोर्स होगी, राइट। तो फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मास के ऊपर जो वैल्यू आ रही है पावर वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ के ऊपर जो पावर आ रही है वो 1 है, टाइम के ऊपर जो पावर आ रही है वो -2। ये जो पावर्स हैं इन्हीं को हम डायमेंशंस बोलेंगे, क्लियर। किसका डायमेंशन होगा? ये फोर्स का डायमेंशन होगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे इस तरीके से रीड करूंगा कि फोर्स हैज डायमेंशन 1 in mass, it has dimension 1 in length, and it has -2 dimension in time। समझ आ गया? तो बेसिकली डायमेंशन समझ आया क्या हुआ? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर्स जो होगी उनको हम इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलेंगे, ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस या ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी, क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, ये पहले नोट कर ले आप, ठीक है। अब इसको हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। सो डायमेंशन की मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट या फिर पावर लिख देते हैं, पावर ज्यादा फैमिलियर है, हम इनको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं वैसे। इट इज द पावर ऑफ द fundamental quantities appearing in the expression of a physical quantity ठीक है। डायमेंशन क्या हो गया? इट इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और पावर्स लिख देना चाहिए मुझे, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको अपन डिकोड करके समझ लेते हैं। ये फोर्स था, ठीक है। तो फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयर हो रही है? मास, लेंथ और टाइम, राइट। इनकी पावर्स मतलब मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन, राइट। अभी जो डायमेंशन है किसका डायमेंशन है? ये इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, क्लियर। तो यदि मैं बात करूँ इसको, हम कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, ये मैं मिटा दूं, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से रीड करेंगे कि फोर्स हैज 1 dimension in mass,
कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। इसको हमको सबसे लास्ट में रखना है कि फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना है कि जो हम डायमेंशन निकाल रहे हैं वो यहाँ वाली फिजिकल क्वांटिटी का जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। सो फोर्स का डायमेंशन है 1, कहाँ कौन सी यूनिट में और कौन सी क्वांटिटी में, मास में, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होगा +1 इन लेंथ, सिमिलरली फोर्स का डायमेंशन होगा -2 इन लेंथ इन टाइम, क्लियर। सो हम लिख सकते हैं फोर्स हैज 1 dimension in length, clear। And third point is force has -2 dimension in time। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो डायमेंशन पावर में माइनस है तो हमको यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। फोर्स का टाइम में -2 का डायमेंशन है, क्लियर। तो ये बेसिकली हो गया डायमेंशंस का मतलब, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ। अभी हमने बात करी कि जो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी हम इसको अकेले लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा m1 l1 t -2, और ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रैकेट लगाना, क्लियर। डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल कर देंगे तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी।